हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की सीरीज़ चल रही है और यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है और इसमें इंडियन थिंकर हमने जो है टॉपिक्स लिए हैं। और तीसरी वीडियो हमारी राधा कमल मुखर्जी पे है। इससे पहले दो वीडियोज़ बनाई हैं, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। तो दो थिंकर हो चुके हैं, तीसरे थिंकर है वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं। राधा कमल मुखर्जी का जन्म पश्चिमी बंगाल के बहरामपुर जिले में एक छोटे से कस्बे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म 1889 से 1968 तक है। तो उनकी मृत्यु भी यहाँ पर मेंशन की गई है, पूछ लिया जाता है आपसे। मुखर्जी की विशेष रुचि इतिहास के अध्ययन में थी, किंतु प्रौढ़ शिक्षा के दौरान गंदी बस्तियों के संपर्क में आने पर वहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर जो थी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उनकी जागृति उत्पन्न हो गई थी। आगे देखते हैं, इन्होंने क्या करा था। 1906 में कोलकाता के मैचो बाजार की गंदी बस्तियों में प्रौढ़ के लिए एक शानदार स्कूल खोलकर पुनर्जागरण आंदोलन को गति प्रदान की थी। फिर 1910 में मुखर्जी ने बहरामपुर में अपने पुराने कॉलेज में अर्थशास्त्र के वो प्राध्यापक बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1916 में उनकी प्रथम पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स प्रकाशित हुई थी और इसी अवधि में उन्होंने पारिस्थितिकी इकोलॉजी में उनकी रुचि उत्पन्न हुई और मानव समुदाय का अध्ययन भी किया। नेक्स्ट है, 1917 में पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर 10 जो है इन्होंने व्याख्यान दिए थे। मुखर्जी अपने बौद्धिक जीवन में 3 सामाजिक विचारक विजेंद्रनाथ और पीटर गिडिंग्स और नरेंद्रनाथ सेन से बहुत ही प्रभावित हुए थे। मुखर्जी ने भारतीय सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए पश्चिमी समाज के मॉडलों को, जैसे कि मार्क्सवादी मॉडल, दोनों को ही अनुपयुक्त और अपर्याप्त बनाया। मतलब उन्होंने बोला था कि ये दोनों अनुपयुक्त हैं हमारे समाज के लिए, ये पूरे नहीं हैं। मुखर्जी ने कई विषयों पर विद्वतापूर्ण भी लेख लिखे हैं। उन्होंने कम से कम 53 पुस्तकों में अनेक विषयों पर लिखी। 53 पुस्तकें उन्होंने अनेक ही विषयों पर लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। मुखर्जी समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख रूप से अंतर अनुशासन पद्धति यानी सामाजिक मूल्य और सामाजिक परिस्थिति की संबंधी अपने विशिष्ट, उन्होंने ज़्यादातर जो लिखा है सामाजिक मूल्य और सामाजिक परिस्थिति के बारे में ज़्यादा लिखा है, अपने विचार प्रकट करे हैं। राधा कमल मुखर्जी की रुचि मानव समाज पर नैतिक मूल्यों के प्रभाव के संबंध में एक लंबे समय से ही रही थी। मतलब उन्होंने मानव के नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने उनका गहन अध्ययन भी किया था। उनकी 2 पुस्तकें मूल्यों की सामाजिक संरचना यानी कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है, और मूल्यों के आयाम द डायमेंशन एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें लिखी थी उनकी, जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मूल्यों को परिभाषित करते हुए मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं होती हैं, ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण अनुकूलन सीखने और समाजीकरण की प्रक्रियाएं द्वारा होता है। जिनका अंतरीकरण क्या होता है, सीखने के लिए, और समाजीकरण की मूल्य को हमें सीखा जाता है ताकि समाजीकरण का विकास हो सके। मूल्य को मुखर्जी ने 2 भागों में बांटा है, पहला है साध्य मूल्य और दूसरा है साधन मूल्य। अब देखते हैं, मानव के आंतरिक जीवन से संबंधित ये ऐसे लक्ष्य होते हैं कि जिसे व्यक्ति और समाज दोनों ही जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए, ये दोनों जो मूल्य हैं जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा जो है राधा कमल मुखर्जी मानते हैं। यह मूल्य व्यक्ति के आचरण के अंग होते हैं। और साधन मूल्य और प्रथम प्रकार के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो साधन मूल्य क्या होते हैं कि जो हमें पहले प्रकार के मूल्य प्राप्त करने हैं। पहले प्रकार के मूल्य कौन से थे, जो व्यक्ति और समाज के जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उनको पूरा करने के लिए होते हैं साधन मूल्य। ठीक है, मुखर्जी ने मूल्य के सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषताएं बताई थी। पहली है, मूल्य जनसमूह की आधारभूत प्रेरणा को व्यवस्थित और संतुष्टित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मूल्य जनसमूह की आधारभूत प्रेरणा को व्यवस्थित रूप से संतुष्टित करते हैं। दूसरा, मूल्यों का सामान्य रूप होता है। इनका कैसा रूप होता है, मूल्यों का सामान्य रूप होता है, और इनमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के मनोभाव और प्रक्रियाएं भी होती हैं। तीसरा, मानव समाज में विभिन्न नेताओं के बावजूद कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। सभी धर्म इन सार्वभौमिक मूल्यों के भंडार होते हैं और इन पर बल देते हैं। मतलब सभी धर्मों में सार्वभौमिक मूल्य पाए जाते हैं और सभी धर्म इन्हें अपनाते भी हैं। ठीक है, मुखर्जी के विचार में तथ्य और मूल्य दोनों अलग अलग समझना नहीं है। उनके विचार ये थे कि तथ्य और मूल्य जो है अलग अलग नहीं होते हैं। मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति से संबंधित पुस्तक और लेख लिखकर अनेक विषयों पर इसका गहन अध्ययन भी किया था, रुचि भी उनकी थी। मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थितिकी को 2 प्रकार में बताया है, पहला व्यवहारिक और दूसरा किसमें, सामुदायिक पारिस्थितिकी व्यवहारिक। दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी और उसके बाद, ठीक है, व्यवहारिक परिस्थिति इस तथ्य पर बल देते हैं, 2 प्रकार के बताएं, व्यवहारिक और
समुदाय व्यवहारिक परिस्थिति में इस तथ्य पर बल देते हैं कि मानव प्रकृति का दास ही नहीं है। मानव क्या है? प्रकृति का दास नहीं, अपितु वह उसका सहयोगी है प्रकृति का। इसमें मानवीय जनसंख्या जो है, प्राकृतिक नियम, इसमें क्या क्या सम्मिलित आएंगे? मानवीय जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, वनस्पति, पशु जगत, इन सब के बीच जो है संतुलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। समुदाय पारिस्थितिकी में समान मानव भूगोल, मानव जीवन शास्त्र और अर्थशास्त्र, समाज मनोविज्ञान आदि संबंधों और अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? ये अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। मुखर्जी ने भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। उनका विश्वास है कि एशियाई कला का उद्देश्य समाज का सामूहिक विकास करना होता है। भारतीय कला सामाजिक और नैतिक क्षेत्र में होती है। भारतीय कला का सदैव संबंध जो है धर्म से जुड़ा होना है और भारतीय कला और धर्म ने बहुत सारे देशों को प्रभावित और समृद्ध भी किया है। मुखर्जी ने लिखा है कि इनमें से किसी विशिष्ट प्रकार के विश्वासों का यह संस्कार का आग्रह नहीं है, बल्कि इन सभी धर्मों का लक्ष्य क्या होता है? परम सत्य की खोज करना होता है। ठीक है। अंत में मुखर्जी ने कहा है कि सार्वभौम सभ्यता संस्कृति की धारणा पर विचार किया। उन्होंने क्या किया है कि जो सार्वभौमिक संस्कृति है उस धारणा पर उन्होंने विचार किया है। उन्होंने समाज के सामान्य सिद्धांत द्वारा सार्वभौम सभ्यता के मूल्यों का विश्लेषण किया है। उन्होंने समाज के सिद्धांत के आधार पर जो सार्वभौमिक सभ्यता के मूल्य हैं उनका विश्लेषण करके सभ्यता को 3 स्तरों में बांटा था। ठीक है। एक दूसरे और उन्होंने बोला था कि ये हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मुखर्जी ने पश्चिमी सभ्यता के सामने जो नैतिकता की चुनौतियां रखी हैं उनको भी उपस्थित किया था और उनके संबंध में मुखर्जी ने काफ़ी कुछ लिखा भी था और भारतीय बुद्धिजीवियों को इसके अनुसंधान उपकरण में होने वाले नुकसान के प्रति सशक्त शब्दों को भी सचेत किया गया था। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, वो देख लेते हैं। पहले है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि 1916 में आई थी। दूसरी है रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926 में। नेक्स्ट लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया 1927 और नेक्स्ट आई थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, माइंड इन ए सोसाइटी 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं फील्ड एंड फर्म्स ऑफ ओथ 1929, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन 1938। फिर नेक्स्ट है मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में। द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स 1940, इंडियन वर्किंग क्लास 1945, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछी गई थी। तो ये है राधा कमल मुखर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप आपको काफ़ी हेल्प करा होगा। तो हमारे 3 थिंकर जो है इंडियन थिंकर पूरे हो चुके हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।